and welcome to the core classes. Today is 5th December 2023 and I am with you with the 10 current affairs topics which are important for the examinations like UPSC and other state PCS. So these are the 10 topics which we are going to discuss in this session. So without wasting time, let's come to the first topic. First topic is Mount Marapi. देखो माउंट मारापी जो है बहुत लोग इसे मेरापी से कंफ्यूज कर सकते हैं. सो एट फर्स्ट कॉशन इज मेरापी नहीं समझना है, दिस इज मारापी. इंडोनेशिया के वेस्ट सुमात्रा में लोकेटेड है माउंट मेरापी देखो यहाँ है, ये है माउंट मेरापी एंड हेयर इज माउंट मारापी. ठीक है, यहाँ पर एक वाइट एंड ग्रे एश प्लम्स एक इरप्ट हुआ है, दैट इज वोल्केनो इरप्शन ही हुआ है. मोर देन 3000 मीटर्स अबाउट 98,000 फीट इन टू द एयर, इतना जोर का एक इरप्शन हुआ है. सो नॉट टू बी मिस्टेकन विथ माउंट मेरापी. मेरापी इस जगह है जो कि कहाँ है, तो ये आपका मेरापी जो है वो जावा में है. और अभी जो आया है उद्गार, ये जो इरप्शन आया है वोल्केनो इरप्शन, ये आया हुआ है मारापी में, विच इज लोकेटेड एट वेस्ट सुमात्रा. ये वेस्ट सुमात्रा में लोकेटेड है, जो कि ये है आपका वेस्ट सुमात्रा. सो आपको समझ में आ गया होगा, ये मलेशिया है, हेयर इज सिंगापुर एंड दिस इज सुमात्रा एंड दिस इज जावा एंड टुगेदर विद मेनी आइलैंड्स इट मेक्स इंडोनेशिया. इट्स नेम मीन्स माउंटेन ऑफ फायर. ये जो मारापी है, इस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो लिटरल मीनिंग ही है माउंटेन ऑफ फायर. With over 60 eruptions to its credit since the late 18th century, Marapi claims the title of most active volcano in Sumatra. तो मारापी जो है ये सुमात्रा का सबसे एक्टिव वोल्केनो में इसे गिना जाता है. हम अभी देखेंगे कि डोरमेंट, एक्टिव और एक्सटिंक्ट वोल्केनो आखिर होते क्या क्या हैं. उससे पहले देख लेते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. इट इज ऑल्सो नॉन एज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, is a path along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. इसके लिए एक पिक्चर देखो, ये पैसिफिक ओशियन है और इसको सरकम करता हुआ जो ये एक बेल्ट है, जिसमें कि आपको डार्क रेड का इस तरह से एक बेल्ट दिख रहा है. असल में ये डार्क रेड बेल्ट जो है ये एक्टिव वोल्केनो का को दर्शाया जा रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो समुद्र के भीतर यहाँ पर अक्सर वोल्केनो इरप्शन होता रहता है, ये एक्टिव वोल्केनो है यहाँ. तो इट्स लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर. इट ट्रेसेस बाउंड्रीज बिटवीन सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स इंक्लूडिंग द पैसिफिक, जुआन दी फुका, कोकोज, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, नाजका, नॉर्थ अमेरिकन एंड फिलीपींस प्लेट. समझ लो कि दुनिया का जो भी इंपॉर्टेंट प्लेट है कहीं ना कहीं वो पैसिफिक जो प्लेट है, पैसिफिक ओशियन के जो प्लेट्स हैं उससे जाकर के कहीं ना कहीं टकरा रहा होता है, जिसके कारण ये एक रिंग ऑफ फायर बनता है. तो जितना भी आपको एकदम डार्क रेड डॉट आपको दिख रहा है, असल में वो क्या है, तो वो वोल्केनो इरप्शन को शो कर रहा है वहां पर. सो दिस वाज द कंसेप्ट. अब देखो एक्टिव वोल्केनो किसे कहा जाता है, ए वोल्केनो विच हैज इरप्ट रिसेंटली. ठीक है, तो वो एक्टिव वोल्केनो है. डोरमेंट वोल्केनो जो उन्हें कहा जाता है जो लास्ट 2000 ईयर्स में कभी आया था लेकिन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कभी भी आ भी सकता है. एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो इज लाइक जो कि करीब 10,000 साल से जहां पर किसी भी तरह का वोल्केनो इरप्शन नहीं हुआ है, दोज आर टर्म्ड एज एक्सटिंक्ट वोल्केनोज. सो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन. तो मारापी जो है उसे एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि सुमात्रा का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो मारापी ही है. ठीक है, मारापी माउंटेन जो है वही जो कि सबसे एक्टिव वोल्केनो है. और मारापी का जो लिटरल मीनिंग है वो मीनिंग भी है उसका माउंट ऑफ फायर. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेड सी. ए यूएस वारशिप एंड मल्टीपल कमर्शियल वेसल्स वर रिसेंटली अटैक्ड इन द रेड सी. तो रेड सी में अटैक हुआ है यूएस वारशिप और मल्टीपल कमर्शियल वेसल्स के ऊपर, डीपनिंग मैरीटाइम टेंशन इन द मिडल ईस्ट, जिससे कि मिडल ईस्ट में एक मैरीटाइम टेंशन भी यहाँ हो गया है. तो एक बार मैप में आकर के देख लो, ये इनका कॉपीराइट है तो एजुकेशनल पर्पज से मैंने इन्हीं से लिया है, एडू बाबा गूगल से मिल गया था. ठीक है, देखते हैं यहाँ पर. ये अपना रेड सी है, अपना है या नहीं जाने दो, ये रेड सी है. ठीक है, और लगभग रखो कि ये एक ही तरफ से खुला हुआ है, दूसरी तरफ से तो ब्लॉक ही है. और यहाँ पर
गल्फ ऑफ स्वेज है, और यहाँ सिनाई पेनिनसुला है, इधर जॉर्डन इजराइल आ जाता है, तो ये तो अलग ही बात हो जाता है। यहाँ पर एक जो नहर है, दुनिया का सबसे बड़ा नहर स्वेज कनाल, वो इसी जगह पर है। इसके अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट में आपका सूडान हो जाता है, और नॉर्थ वेस्ट में आपका इजिप्ट हो जाता है, और ईस्ट साइड में बोले तो सऊदी अरबिया, यमन है। और यहाँ पर एक कंट्री है जिबूती, और यहाँ सोमालिया है, और हाल ही में हमारे इंडिया का जो एक जहाज़ है उसे किडनैप भी किया गया है, तो वो एक अलग टॉपिक है। ये जो यहाँ पर एक स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट कहा जाता है उस वाटर का वो बॉडी जो कि बहुत ही नैरो है, और जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडी को जोड़ रहा है। तो ये जो स्ट्रेट है जो कि रेड सी और इस तरफ अरेबियन सी को जोड़ता है, उसको यहाँ कहा जाता है बैब एल मंदेब। इसका नाम है बैब एल मंदेब। और ये जो खाड़ी है इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ एडन, और इस तरफ का जो वाटर बॉडी है इसका नाम है रेड सी। सो रेड सी में क्या हुआ है हाल ही में कि यूएस का जो वारशिप है और मल्टीपल कमर्शियल व्हीकल्स है उस पर अटैक हुआ है, तो जिसके कारण पूरा का पूरा मिडल ईस्ट जो है, ये पूरा मिडल ईस्ट है, तो इसमें एक टेंशन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हैं जो यूएस के साथ हैं, बहुत सारे हैं जो कि यूएस के अगेंस्ट हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन बना हुआ है। तो द नदर्न पोर्शन ऑफ द रेड सी इज बाइफर्केटेड बाय द सिनाई पेनिनसुला इन द गल्फ ऑफ अबाक्का एंड गल्फ ऑफ स्वेज, वेयर इट इज कनेक्टेड टू द मेडिटरेनियन सी विया द फेमस स्वेज कनाल। तो रेड सी इस तरफ से मेडिटरेनियन सी से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर कनाल है, स्वेज कनाल है, डायरेक्ट सी का कोई रास्ता नहीं है। एंड ऑल ऑफ अस नो कि स्वेज कनाल तो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्रीज यमन, सऊदी अरबिया, ठीक है, ये सारी बातें मैंने मैप में भी तुरंत आपको बता दिया है, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। उसके बाद आइलैंड्स की बात करें तो इस रेड सी में जो है तीरन आइलैंड्स which is located near the mouth of the Gulf of Aqaba, and Shadwan Island which is located at the entrance of the Gulf of Suez. Next topic our feared phantom. feared जे नहीं प्रोनाउंस होता है यहाँ पर, feared phantom। साइबर सिक्योरिटी फर्म है प्रोमोन, जिसने आइडेंटिफाई किया है एक नोवेल एंड्रॉयड मेलवेयर। सो इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाट इज feared phantom, the answer is novel android malware. It is a malware named feared phantom that implies virtualization to target applications. तो ये क्या करता है, तो देखिए इसमें एक्चुअली है क्या कि ये ईमेल या एसएमएस या मैसेजिंग ऐप को यूटिलाइज करता है, entice users into a unwittingly downloading that appears to be a legitimate banking app. आपको लगेगा कि ये एक legitimate banking app है, आप इसे इंस्टॉल करते हैं, which contains feared phantom. Once this app gets installed, the attackers posing as customer service representatives guide the users through the steps to run the app. तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो कुछ जो इसके कस्टमर सर्विस बन के आपसे बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि इसको आप किसी भी तरह से इंस्टॉल कीजिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। द मेलवेयर यूजेज वर्चुअलाइजेशन टू क्रिएट अ वर्चुअल कंटेनर टू रन दिस ऐप एंड अटैकर्स कैन मॉनिटर द यूजर्स एक्शन। और एक बार आपका फ़ोन उनके कब्जे में आ गया तो वो वर्चुअलाइजेशन ऑन करते हैं, जिसके द्वारा आप वो क्या करेंगे तो यूजर के सारे एक्शन को वो देख सकते हैं, उनके सारे क्रीडेंशियल्स को, लॉगिन पासवर्ड को चुरा सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट्स अटैकर इन गेनिंग एक्सेस टू द फाइल्स एंड मेमोरी। फ़ोन के फाइल मेमोरी सब में उनका एक्सेस हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति के फ़ोन में ये फियर्ड फैंटम इंस्टॉल हुआ है किसी ऐप के नाम पर या जिसके भी नाम पर, तो उसका फ़ोन अटैकर्स के कंट्रोल में चला जाएगा। कंडक्टिंग डिबगिंग एंड इंजेक्टिंग कोड इनटू अदर ऐप्स, यहाँ तक कि ये अदर ऐप में कोड तक इंजेक्ट कर सकता है, ठीक है। डीबग कर सकता है फ़ोन को, आपके फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें बग होके आता है, उसको डीबग कर सकता है, जो इवन फ़ोन जिस चीज़ को अलाउ नहीं भी करता है वो भी चीज़ वो अटैकर आपके फ़ोन के द्वारा कर सकता है। आपके हाथ में फ़ोन है लेकिन कंट्रोल कोई और कर रहा है। Malware logs various actions performed by the target application, signifying active development and suggesting potential targeting of other apps in the future. तो ये सारा खतरा है इससे, ठीक है। तो न्यू मेलवेयर है जो कि वर्चुअलाइजेशन इम्प्लाई करता है और इल्यूड डिटेक्शन एंड टारगेट एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें, जो मेन एप्लीकेशन है उसे ये इल्यूड करके रखेगा, छुपा के रखेगा, और जो आपको दिख रहा है वो एक सिंपल बैंकिंग ऐप की तरह दिखेगा, कस्टमर केयर सर्विस रहेगा उसमें, और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। अभी ये
आइडेंटिफाई हुआ है। किसने आइडेंटिफाई किया है? तो साइबर सिक्योरिटी फर्म प्रोमोन ने इसे आइडेंटिफाई किया है। इट प्रोपोगेट्स थ्रू मैसेजिंग सर्विसेज, ठीक है। इट स्ट्रेटेजिकली जीरोज इन ऑन यूजर्स विद इन साउथ ईस्ट एशिया, इनकम पासिंग कंट्रीज सच एज मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फियर्ड फैंटम, ठीक है। एंड्रॉयड मेलवेयर है ये, ठीक है। बॉय, बॉय वो लड़का वाला बॉय नहीं है, हम लोग बचपन से इस बॉय को जानते हैं, बस वो है क्या, तो हम लोग इस बॉय को जानते हैं बचपन से, ठीक है, लाइफ बॉय। असल में लाइफ बॉय ये है, ठीक है, ये है लाइफ बॉय, जिसको लेकर कोई भी पानी के अंदर जाता है, जो कि डूबने से बचाता है, दिस इज लाइफ बॉय, ठीक है। तो इसी के नाम पर ये जो सोप था, इसने अपना नाम रखा था लाइफ बॉय। तो वही बॉय अभी यहाँ पर आया है। तो हुआ ये था कि गोपालपुर मिलिट्री स्टेशन, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के आसपास एक बॉय मिला था, और वो बॉय ऐसा सिंपल बॉय नहीं था, उस बॉय में जीपीएस था और भी ढेर सारा एंटीना लगा हुआ था और बहुत कुछ लगा हुआ था। ये वाटर के ऊपर तैर रहा था। ये तैरता क्यों है? क्योंकि इसका डिजाइन इस तरह से होता है कि ये तैर पाए, इसके अंदर एयर होता है अच्छा खासा। तो ये गोपालपुर मिलिट्री स्टेशन इन गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ये पाया गया था। जैसे मिलिट्री स्टेशन के पास ये पाया गया तो थोड़ा हड़कंप तो मच गया था, लेकिन कोई डरने की बात नहीं थी। बाद में पता चला कि ये जो है एक्चुअल में इंडिया का ही एक साइंस इंस्टीट्यूशन का था, एक साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन का था, तो जो उसको फिर वापस कर दिया गया। तो उसी तरह से बॉय, अबाउट बॉय मेनी थिंग्स आर रिटन हियर। तो एक बार अगर देखना चाहें आप तो देख सकते हैं, ठीक है। उस इंस्टीट्यूशन के नाम अभी याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो बिकॉज जब ये न्यूज़ मैं बना रहा था इसमें, उस समय सिर्फ वो पाया गया था, दैट्स वाई कुछ हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन बाद में फिर पता चला कि वो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का ही कहीं का था, अर्थ साइंसेस का। तो वो कहीं से उखड़ गया था, टूट गया था, वो बहते बहते इस मिलिट्री स्टेशन के पास आ गया। अच्छा हुआ कि ये मिल गया, तो वापस इसे फिर से वहाँ इंस्टॉल कर दिया जाएगा आफ्टर सम चेकिंग। अब आइए अबेल मॉस्कस ओडिशे, अबेल मॉस्कस ओडिशे, ओडिशा के नाम से यहाँ पर लिंक्ड है। अबेल मॉस्कस ये इन्वायरमेंट का न्यूज भी हो सकता है, आप इसे कह सकते हैं, या फिर इसे आप एग्रीकल्चर का भी न्यूज कह सकते हैं। एग्रीकल्चर का ही कहिए, बिकॉज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू प्लांट स्पेसीज ऑफ वाइल्ड ओकरा। ओकरा तो पहले से सब जानते हैं, दैट इज लेडीज फिंगर को ओकरा कहा जाता है, लेडीज फिंगर को ओकरा कहा जाता है, ठीक है। तो लेडीज फिंगर का ही एक नया प्लांट स्पेसीज खोजा गया है, दैट इज नेम्ड एज एबेल मॉस्कस ओडिशे, एबेल मॉस्कस ओडिशे। इट इज a new plant species of wild okra. It was discovered in a moist deciduous forest in Banspal block in Keonjhar district, Odisha. बांसपाल ब्लॉक इन क्योंझर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि अबेल मॉस्कस ओडिशा जो है ये ओकरा का एक न्यू स्पेसी है, वाइल्ड ओकरा का। इट कैन बी यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू क्रिएट अ बेटर वेराइटी इन हाई डिजीज रेसिस्टेंस, विद हाई डिजीज रेसिस्टेंस, ठीक है। जो हम जो लेडीज फिंगर खाते हैं तो उसमें डिजीज रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड लगता है। लेकिन ये जो जंगल में उगने वाले हैं, इसमें जो है क्या है, इसमें डिजीज रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर हाइब्रिड बनाया जाए तो उसकी भी एक संभावना बनती है। इट कैन ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन वाइडनिंग द जेनेटिक बेस ऑफ ओकरा। ओकरा के बारे में क्या जानना है हमें? तो पेरेनियल श्रब है विद अप टू 5 मीटर्स हाई, विद ए डेंसली हिस्पिड प्रिकली स्टेम विथ रेस्ट्रॉस हेयर। बहुत ज़्यादा चुभता है। कभी आप अगर इसके खेत में गए हों, ठीक है, हमारे यहाँ तो खेती होती है तो हम जाते हैं, तो इसके खेत से अगर एक बार आप गुजर जाते हैं ना, तो बस यही समझ लो कि रात भर नींद नहीं आती है, पूरा शरीर खुजली से परेशान रहता है। बहुत ही कांटा टाइप का, छोटा छोटा कांटा निकला हुआ रहता है इस पत्ते से, और बस गुजर जाएं आप तो फिर क्या रात यादगार हो जाता है। ओकरा आल्सो नॉन एज गम्बो और लेडीज फिंगर इन अ वार्म सीजन, इट इज अ वार्म सीजन वेजिटेबल। इट इज नेटिव टू द ट्रॉपिक्स ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इज widely cultivated or naturalized in the tropics and subtropics of the वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला ये सब्जी है, बचपन से ही पढ़ा जाता है, पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर आपको फैक्ट्स दिया गया है, ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 जुलाई
1929 एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। और अभी तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It is responsible for coordinating agriculture, education and research in India. 113 ICAR institute and 74 agricultural universities spread across country. This is one of the largest national agricultural systems in the world. Headquarter कहाँ है? दिल्ली में है। So this was the topic. अब आइए नेक्स्ट जो है हमारा उसको देखते हैं। मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट तो MTX, methotrexate. Recently, a new highly fluorescent material with exceptional optical properties has been developed using phosphorine, cysteine and gold. phosphorine, cysteine and gold, ये तीन एलिमेंट का यूज करके, ये तीन मैटर का यूज करके एक एक्सेप्शनल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी वाला एक फ्लोरोसेंट मटेरियल तैयार किया गया है, हाईली फ्लोरोसेंट मटेरियल तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही माइक्रो लेवल पे तैयार किया गया है, विच कैन बी यूज्ड एज विजुअल सेंसिंग प्लेटफॉर्म फॉर डिटेक्टिंग एंटी कैंसर ड्रग मेथोट्रेक्सेट। तो याद रखना, ये जो फॉस्फोरिन है, सिस्टीन है, गोल्ड है, ये मिला करके मेथोट्रेक्सेट नहीं बन रहा है। मेथोट्रेक्सेट एक ड्रग है जो कि कैंसर में यूज होता है। कैंसर जिन्हें हो गया है उन्हें यह ड्रग दिया जाता है, लेकिन ये ड्रग जो दिया जाता है बहुत ही ज़्यादा, इसमें समझ लो कि बैलेंस मेंटेन किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें केयरफुलनेस चाहिए, केयर चाहिए। ना तो ये एक अमाउंट जो फिक्स है, एक लिमिट है इसका, ना तो उस लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, एकदम लिमिट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये तय कैसे होगा कि जो ब्लड में मेथोट्रेक्सेट दिया गया है वो कम है या ज़्यादा है? तो उसे डिटेक्ट करने के लिए ये फॉस्फोरिन, सिस्टीन एंड गोल्ड से एक मिक्सचर बना करके एक हाईली फ्लोरोसेंट मटेरियल तैयार हुआ है, जिसके द्वारा कि अगर उसको हम ब्लड में डालें तो वो विजुअलाइज करा देगा ये मटेरियल कि उस ब्लड में ये मेथोट्रेक्सेट का मात्रा कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, इससे कैंसर का जो थेरेपी होता है, कैंसर का जो भी क्योर होता है वो अब ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा इजी हो जाएगा। इट इज़ अब मेथोट्रेक्सेट के बारे में जान लो अगर, तो इट इज़ एंटी कैंसर ड्रग, और इसकी मात्रा कभी भी ब्लड में 10 माइक्रो मॉल्यूल से ज़्यादा नहीं हो सकता। मॉल्यूल या ठीक है, मॉल्यूल ही इस एम का मतलब होता है, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो माइक्रो मॉल्यूल से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर ब्लड में इससे मात्रा ज़्यादा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, और ज़्यादा हुआ या नहीं वही डिटेक्ट करने के लिए ये एक हाईली फ्लोरोसेंट मटेरियल तैयार किया गया है। दिस इज़ द न्यूज़। एंड MTX क्या है? तो कैंसर का डिजीज है। व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज ए डिजीज इन विच सम ऑफ द बॉडीज सेल्स ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड to other parts of the body. Cancer can start almost anywhere in the human body, which is made up of trillions of cells. तो बॉडी में कहीं भी ये शुरू हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? टोबैको यूज, अल्कोहल कंजम्पशन, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड एयर पोल्यूशन आर रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स, ये एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये COP28 से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है, एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से अपना हाथ मिलाया है इन ए क्लाइमेट फाइनेंसिंग वेंचर टू ट्राई टू जनरेट $11 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि $11 बिलियन ये जनरेट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये एक वेंचर बना रहे हैं, डेवलप्ड नेशन इसमें रुपीस डालेंगे और ये डेवलपिंग नेशन के काम आएगा, ऐसा गोल यहाँ पर इनका है। तो देखो लिटरली अगर मैं कहूँ तो ठीक है, ये सब देखने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा जैसा चीज़ इस बार के COP28 में हो रहा है ये कहीं से भी अच्छा सिग्नल नहीं है। देखो COP28 UAE, मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो इसका आयोजन हुआ है उसमें कम से कम तो हमें लगता है कि 10 से 12 बिलियन डॉलर तो खर्च होंगे ही, ठीक है।
और ये कर क्या रहे हैं अभी, तो 11 बिलियन यूएस डॉलर इकट्ठा करेंगे, और ये इकट्ठा करके फिर क्या करेंगे, तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो भी हजार्ड आएगा, लोग जब मरेंगे और बहुत सारा जो लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस जो होगा, उस इकोनॉमिक लॉस की भरपाई का जुगाड़ किया जा रहा है ये 11 बिलियन यूएस डॉलर के जरिए। यहाँ अभी तक कोई भी खास, जो आप कहेंगे कि कोई भी खास एक डॉक्यूमेंट बनाया गया हो, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे किसी भी तरह का जो क्लाइमेट के प्रति कोई भी शपथ लिया जाए या फिर कोई भी हार्ड रेगुलेशन लाया जाए, जिससे कि जो सी लेवल राइज कर रहा है दिनों दिन, तो वो सी लेवल राइज को रोका जाए, तो ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं किया गया है। जैसे ही ये शुरू हुआ है तब से लेकर के अभी तक देखा जा रहा है कि ये बस यही पैसे की ही जुगाड़ में लगे हुए हैं। और एक जो यूके की फर्म है, न्यूज एजेंसी है, उसने ये भी कंफर्म किया था कि यूएई ने जो COP28 का जिम्मा लिया है, कहीं ना कहीं उसका एक मंशा है, उसकी अपनी एक मंशा है कि सारे देशों को बुलाकर अपना तेल उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कीमत पर बेचा जाए, इस तरह का कुछ जुगाड़ करना। तो इसलिए इस बार का जो COP28 है, ये अपना थोड़ा सा जो क्रेडिबिलिटी है, थोड़ा अपना जो क्रेडेंस है वो खोता जा रहा है। इस बार का जो हो रहा है COP28, उसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स क्या है? इट इज़ अ फिलैंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन with a mission to increase the number of bankable climate related projects of business in emerging markets या developing economies कह लीजिए, to create significant environmental, economic and social impact, ठीक है। तो ये एक फिलैंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम है कि किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल इम्पैक्ट वाला कोई बैंकेबल यानी बैंक से जो कनेक्टेड हो, जो चीज़ क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ये पूरा कर सकें। इट्स मेन फोकस रीजन्स आर साउथ ईस्ट एशिया, कैरेबियन एंड सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका एंड इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन के बारे में भी जान लो, ये 1956 में बना था, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये है। मैंडेट इसका क्या है, क्या लक्ष्य है? एडवांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ पीपल बाय इंकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करो, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा एडवांस हो सके, आगे बढ़ सके। फंक्शन क्या है इसका? इट हेल्प्स कंट्रीज डेवलप देयर प्राइवेट सेक्टर्स इन ए वेराइटी ऑफ वेज, इन्वेस्टिंग इन कंपनीज थ्रू लोन्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, डेट सिक्योरिटी एंड गारंटीज। तो ये सारे चीज़ें हैं, और भी चीज़ है, अब देख लेना, इसमें और भी फैक्ट्स आपको दिए गए हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT ने एक्शन लिया है, यानी कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है इसने अपने से, ऑफ ए रिपोर्ट ऑन द मूविंग डाउन ऑफ 3 एलिफेंट्स बाय अ गुड्स ट्रेन एट बक्सा टाइगर रिजर्व। तो बक्सा टाइगर रिजर्व है कहाँ, पहले ये देख लो। तो वेस्ट बंगाल के इस पोजीशन पर ये बक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ है बक्सा टाइगर रिजर्व। एक गुड्स ट्रेन ने 3 हाथियों को कुचल दिया था, और शायद तीनों मारे भी गए, और उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस पर सुओ मोटो कॉग्निशंस लिया है, ठीक है, स्वतः संज्ञान लिया है। तो ये टाइगर रिजर्व यानी बक्सा टाइगर रिजर्व लाइज इन द अलीपुरद्वार सब डिवीजन ऑफ द जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इट्स नदर्न बाउंड्री runs along the international boundary with Bhutan. The Sinchula hill range lies all along the northern side of बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बक्सा नाम कहाँ से पड़ा इसका? तो बक्सा फोर्ट से इसका नाम पड़ा है, विच इज़ लोकेटेड ऑन द सिंचुला रेंज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 867 मीटर्स। तो बहुत ऊंचाई पर एक फोर्ट है बक्सा फोर्ट, उसी के नाम पर इस ये जो टाइगर रिजर्व है, इसका नाम बक्सा टाइगर रिजर्व है। द फ्रेजाइल तराई यानी तराई इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट्स ए पार्ट ऑफ दिस रिजर्व। इट सर्व्स एज एन इंटरनेशनल कॉरिडोर फॉर एलिफेंट माइग्रेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया से भूटान एलिफेंट जाते आते हैं, तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 रिवर्स नेमली रिवर रायदक एंड रिवर जयंती फ्लो थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ बक्सा। वेजिटेशन दिया हुआ है, फ्लोरा दिया हुआ है, फौना भी दिया हुआ है, सो प्लीज रीड इट। वाइट लंग सिंड्रोम, पूरे दुनिया में अभी इसकी दहशत है। माना जा रहा है कि ये जो चाइना से और ओहियो इन द US से जो शुरू हुआ है, जहाँ पर ये अभी बहुत ज़्यादा अभी आउटब्रेक आया है इसका, तो
कहीं ना कहीं ये कोविड-19 के बाद एक पेंडेमिक का थ्रेट के रूप में उभर रहा है। अबाउट व्हाइट लंग सिंड्रोम, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डिस्टिंक्टिव व्हाइट पैचेज ऑन चेस्ट एक्स-रेज इन अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक्स-रेज में, चेस्ट एक्स-रेज में व्हाइट पैच दिखता है, तो ये है व्हाइट लंग सिंड्रोम, इसलिए इसका नाम व्हाइट लंग सिंड्रोम रखा गया है अभी। द टर्म इंक्लूड्स वेरियस रेस्पिरेटरी इलनेस लाइक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, pulmonary alveolar microlithiasis and silica related conditions believed to be caused by a combination of bacterial, viral and environmental factors। तो इतने सारे फैक्टर इसमें बताए जा रहे हैं। सिम्टम्स क्या हैं इसके, साइन एंड सिम्टम्स, तो कफ, फीवर, रनी नोज, फ्लेम, पाइलअप इन साइनसेस, डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड फटीग, थकान। ट्रीटमेंट mainly focused on addressing the symptoms of pneumonia and ensuring the respiratory health of the patient। तो निमोनिया के सिम्टम्स पर जो एक्शन लिया जाता है वही एक्शन इसमें भी लिया जा रहा है, और पेशेंट का रेस्पिरेटरी हेल्थ ठीक हो जाए, बस यही इंश्योर किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में। मेडिसिन आर गिवन टू एलिविएट सिम्टम्स लाइक कफ एंड फीवर। ओवरऑल मॉनिटरिंग मस्ट बी डन एंड ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइडेड इफ नेसेसरी। अदर लंग्स डिजीज या अदर लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शंस, वो यहाँ पर आपको दिया गया है, वो देख लेना अच्छे से आप एक बार पॉज करके। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इंडियाज मैन्युफैक्चर सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूड टू परफॉर्म बेटर देन S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो जाता है, बिकॉज इट इज अ इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये सर्वे होता है बड़े बड़े कंपनी के, कॉरपोरेट के सप्लाई चेन और उसके जो कंज्यूमर चेन होता है, सप्लाई चेन और कंज्यूमर डिमांड दोनों के बीच में ये सर्वे किया जाता है, और वहाँ से ये इंडेक्स बनके तैयार होता है। सर्वे बेस्ड मेजर है, ठीक है। अगर इसमें 50 के एबव नंबर आता है, दैट मीन्स मार्केट में जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, उसकी डिमांड है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो एक ग्रीन सिग्नल होता है कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग अप होना चाहिए, बिकॉज देयर इज इंडेक्स मोर देन 50। लेकिन अगर इंडेक्स 50 के नीचे आए, दैट मीन्स वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम करना पड़ जाता है मैन्युफैक्चरर्स को, बिकॉज इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो गुड्स की डिमांड है वो थोड़ी कम है। तो दिस इज़ द PMI नंबर, ओके। It is derived by sending fact-based questions to a large number of companies in the concerned sector। और कंपनी भी नहीं, कंपनी के अंदर के जो कुछ मेकानिज्म हैं उन लोगों को ये भेजा जाता है। द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू 5 की वेरिएबल्स, ठीक है। न्यू ऑर्डर्स कितने आए हैं, आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, घटा है या बढ़ा है, सप्लायर्स डिलीवरी टाइम्स क्या है, स्टॉक ऑफ आइटम्स परचेज्ड क्या है। तो ये सारी बातों के आधार पर ये एक इंडेक्स बन के तैयार होता है। और अगर बात करें हम, तो मई में या फिर अप्रैल में या उसके बाद भी जो ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ना, वो 46, 43 यही रह रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम दिस फिगर फॉर इंडिया इज 56 इन नवंबर, जस्ट बिकॉज ऑफ धनतेरस, एंड 55.5 इन अक्टूबर। तो मे भी दिसंबर में थोड़ा घट भी जाए, या हो सकता है ना घटे, लेकिन नवंबर में तो दिवाली का पूरा एक इफेक्ट दिखता है कि ये 55.5 से 56 हुआ है। जो भी हो, 50 से एबव है इंडिया के लिए, सो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एज वेल एज सर्विस सेक्टर। सो दिस वाज द टॉपिक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। एंड अगर आपको और फैक्ट चाहिए तो इसको